हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 29 दिसंबर 2022 पेपर 2 के सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये हमारे टोटल क्वेश्चन होंगे 30। ये सारे क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं और उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित रहती है। तो ठोस अनुभवों पर सीमित रहती है, इसका मतलब वह केवल मूर्त जो है एक्सपीरियंस है, जो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हैं, उन पर यह आधारित होती है। तो यह होगी आपकी मध्य बचपन में, मिडिल चाइल्डहुड में ऐसा होता है कि बच्चे तार्किकता पर विचार तो करने लगते हैं, लेकिन यह केवल उनके ठोस अनुभवों पर आधारित रहता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस पर यह आधारित रहता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और तर्क से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तो सही बात है, अलग अलग संस्कृति के अपने अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, उनका अलग अलग देखने का नजरिया होता है। तो ये सही हो जाएगा। बच्चों के बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अलग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैसा उनका सामाजिक परिवेश होगा उस तरीके से उनके विचार, उनकी संस्कृति आदि सभी चीजें होंगी, तो वो सब अलग अलग होती हैं। तो इसका मतलब है कथन और तर्क दोनों सही हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, यूनिडायमेंशनल या डायनेमिक। विकास होता है अव्यवस्थित, तो अव्यवस्थित नहीं होता, पूरी तरह से अप्रत्याशित, अप्रत्याशित भी नहीं होता, एक आयामी भी नहीं होता, यह होता है गतिशील। गतिशील मतलब डायनेमिक। विकास कैसे होता है आपका? गतिशील होता है, बहुआयामी होता है, प्रत्याशित होता है और व्यवस्थित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, केंद्र से छोर की ओर, बाहर से केंद्र की ओर। तो ये दोनों तो आपको ऐसे ही हटा देने हैं। शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि पहले बच्चे के सिर का विकास होगा, हेड का विकास होगा, फिर शरीर के बाकी अंगों का विकास होना प्रारंभ होता है। तो पहले उसके सिर का विकास होगा, फिर शरीर के बाकी अंगों का विकास बढ़ता है। तो मतलब सिर से पैर की ओर ये विकास बढ़ता है शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है व उनके व्यवहार व मूल्य भी इससे प्रभावित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जिस तरीके से फिल्म या विज्ञापन को देखेंगे तो उसी तरीके से उनका व्यवहार में प्रभाव आएगा, व्यवहार प्रभावित होगा। तो ये सही है। मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो बिल्कुल सही है। पहली संस्था कौन होती है? उसका परिवार, माता पिता। द्वितीयक संस्था उसके समाज में जो भी चीजें व्याप्त हैं, जैसे मीडिया है, अखबार हैं, ये सभी चीजें ये द्वितीयक संस्था के रूप में आती हैं। तो ऑप्शन जो तर्क है वो भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षक लगता है। वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? तो उसको ये डर है कि जब उसके अभिभावक को पता चलेगा तो उसके अभिभावक उसे कैसा लड़का कहेंगे? बुरा बालक कहेंगे। तो कोहल वर्ग के अनुसार वह अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास के अंतर्गत इस स्टेज में है, नैतिक विकास की इस चरण में है।
अच्छे लड़का और अच्छी लड़की विन्यास वाले। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और तर्क का एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये आलोचना है, क्यों आलोचना है? क्योंकि बच्चे मतलब 4 चरण में तो ये क्रम उनका विकास होता है, लेकिन उनकी जो विकास की प्रगति है वह एक तरीके से नहीं, अलग अलग होती है। तो ये उसकी आलोचना है। तो इसका मतलब ये सही आंसर, कथन सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस चरण में बच्चों की तर्कशील समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती हैं? तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष मतलब मूर्त होंगी, ठीक है, और एक ही पहलू पर होना है। तो एक ही पहलू पर मतलब यूनिडायमेंशनल ये सोच पाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया है औपचारिक परंपरागत। तो इसमें आपका क्या आ जाता है? अमूर्त रूप से सोचने वाली चीजें आ जाती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है कि एक ही पहलू पर सोच पाता है और वह भी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुओं को। तो यह किस स्टेज में होगा? भी प्री डायमेंशनल स्टेज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा नियतार्थ है? तो शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ये हो सकता है शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम बनाना। तो शिक्षकों को बनाने से क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट को बढ़ावा देना। तो इससे उनके आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक मोटिवेशन है जो वह नहीं बढ़ेगा। शिक्षकों की स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करना। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। टीचर्स शुड हेल्प द चिल्ड्रन वेरिंग द लेवल एंड अमाउंट ऑफ देयर सपोर्ट्स। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आइए आगे के क्वेश्चन को भी देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो BF स्किनर तो इन्होंने नहीं किया, लेव वायगोत्स्की ने भी नहीं किया और अल्बर्ट बांडुरा ने भी ये सिद्धांत नहीं दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत हम रोज पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपने मेरी 2 से 3 वीडियो प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाली थी वो देखी है तो ये आपसे बन जाएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? अकॉर्डिंग टू वायगोत्स्की, which of the following would enable children to progress in the zone of proximal development? Scaffolding, conditioning, rehearsal, passive imitation। तो अनुकूलन नहीं होगा, पूर्वाभ्यास नहीं होगा, निष्क्रिय अनुसरण भी नहीं होगा। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बार बार हर एक वीडियो में हमने ये इसमें डिस्कस किया है कि इस पर स्कैफोल्डिंग होती क्या है कि जब बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और कहीं वह रुक जाते हैं किसी कारणवश, तो वहां पे एक सहारा देने की जरूरत होती है जिससे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो उसको ही कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, या फिर उसी सहारे को कहा जाता है पाठ। तो इसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, संगीत बुद्धिमत्ता, ये 3
8 में से ये 3 इनको शामिल किया है, जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है या फिर सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा कौन सा है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है? तो हमने पढ़ा था हाउ से होने वाले प्रश्न या फिर कैसे से होने वाले प्रश्न को, ये जो प्रश्न होते हैं वह क्या होते हैं? डायवर्टिक थिंकिंग को या क्रिटिकल थिंकिंग को, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम पूर्व आग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? हाउ कैन बी चैलेंज प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इनका जोड़, क्या होगा? तो एक बार जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा। ये आप याद कर सकते हैं एक बार में, और ये भी आपका वन वर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो अगेन मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक ही मतलब एक ही सांसे में या फिर एक ही आप किसी को पाठ्यक्रम के अनुसार जज करेंगे, मानकीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार, तो ये क्या होगा? सभी बच्चों को अच्छे से उनका क्या नहीं हो पाएगा, मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को एक समान बनाने की दिशा में काम करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा डाइवर्टिव थिंकिंग की बात करती है, क्या करती है? विविधता की बात करती है। एक समान बनाएंगे तो यहाँ पे विविधता खत्म हो जाएगी, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 15वां क्वेश्चन है, लिखा है आपका, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसे खालिस्तान को बढ़ावा मिलेगा। तो जब शिक्षक जेंडर तटस्थता या फिर जेंडर यहाँ पे समानता की बात करेंगे तो क्या होगा कि समाज में क्या होगा? जेंडर समता बढ़ेगी, जेंडर रूढ़िवादिता खत्म होगी, भेदभाव खत्म होगा और अनुरूपता भी खत्म होगी। इससे क्या होगा? जब सभी को एक साथ बैठा करके एक साथ चर्चा करने में शामिल किया जाएगा, जेंडर तटस्थता की भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि लड़के भी ये कार्य कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा? इससे जेंडर समता बढ़ेगी, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को इसमें प्रमोट होगा। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? उनको पृथक्कीकरण, सेग्रेगेशन या फिर सेपरेशन की बात हम नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। केवल व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन की बात यहाँ पे अकेला नहीं करेंगे, हमें उन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। दे हैव अ राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्टडी इन रेगुलर स्कूल, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, इनको किसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें भी हक है आपके साथ में, सबके साथ में पढ़ने का। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन से उचित समावेशन है? सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए उचित समावेशन क्या होगा? मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण, लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण या अधिमान्य बैठने की व्यवस्था। तो जो सीखने में अक्षम्य है या फिर जिनको डिफिकल्टी होती है, डिसेबिलिटी होती है लर्निंग की, तो उनको क्या कर सकते हैं आप? एक साथ एक ही मानकीकृत परीक्षण नहीं करेंगे, लंबी अवधि वाली लिखित परीक्षा भी नहीं करेंगे, और ये भी इसका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल सीटिंग, ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सीखने में सक्षम नहीं है उनको आगे बिठा लेंगे,
ऐसी जगह बिठा लेंगे जहाँ पे शिक्षक की नज़र उन पर रहेगी और जहाँ पे प्रभावी तरीके से वह सीख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिव स्कूल्स या फिर समावेशी स्कूल को चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इसमें नामीकरण और पृथक्करण की बात है तो ये गलत हो जाएगा। एक रूपता और मानकीकृत की बात है, ये भी गलत हो जाएगा। दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करें तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि आप विविधता को ध्यान में रखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं और महत्व देते हैं। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे अभी हमने 2-3 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से या समावेशी एजुकेशन से, इंक्लूसिव एजुकेशन से पढ़े हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली बात करती है डाइवर्टिव थिंकिंग की, सभी को एक साथ बैठाकर उनका संपूर्ण विकास करना समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। लिखा है, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान होती है। क्या अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता, कार्यों को दोहराने के लिए बारीता या विचारों में केंद्रीयता? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज। विचारों की मौलिकता रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान होती है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रस्ताव, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बच्चों को अलग करने की बात कही गई है, ये गलत हो जाएगा। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है, तो ये हो सकता है। समावेशन केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में अनुकूलन का प्रस्ताव रखता है, तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के अनुकूलन का प्रस्ताव रखता है। समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकृत पर जोर देता है, तो फिर से गलत हो गया। यहाँ पे हम अभी पढ़ के आए हैं कि डाइवर्सिटी पर यह ध्यान देता है, डाइवर्टिव जो आपका करिकुलम होता है उस पर यह ध्यान देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समावेशन व बहिष्करण एक प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक संरचनावादी कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक कक्षा जहां पढ़ाया जाता है उसका निर्धारित इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहारों को नियंत्रित करता है, तो ये भी गलत है। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता होती है कि जहां पर बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके अपने आप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने आप से बच्चे अपने सीखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ क्लास वेयर द चिल्ड्रन लर्न कोलैबोरेटिवली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? अन्वेषण पर चर्चा, अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन और बार बार वेदन या अभ्यास। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि मानकीकृत मूल्यांकन या स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की बात नहीं करेंगे, रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों में जो आपका मेमोराइजेशन का वो बढ़ जाएगा, रूट लर्निंग को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। कंडीशनिंग की बात भी नहीं करेंगे, यहाँ पे होगी बात आपके डिस्कशन एंड डिस्कवरी, क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके डिस्कशन करके ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। खालिस्तान इज हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय या रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट जो है वह है हिंड्रेंस प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अनुक्रिया समुच्चय है वह समस्या समाधान की प्रक्रिया में एक बाधक तत्व होता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ऑन्स थिंकिंग आर कॉल्ड। रिहर्सल नहीं कहलाती, रटना भी नहीं कहलाती, ठीक है। मेटा
मेटाकॉग्निशन या फिर अधिसंज्ञान इसको कहा जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिसंज्ञान अपनी सोच के बारे में सोच कहलाती है। सामीकरण की बात भी यहाँ पे नहीं करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? गैर संदर्भित गतिविधियां, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियां भी गलत हो जाएंगी। अर्थपूर्ण गतिविधियां, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। ऐसी गतिविधियां जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों के द्वारा जो नियंत्रित होंगे उसमें बच्चा एक्टिव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थपूर्ण गतिविधियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, किस तरीके से होना चाहिए? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, तो ये हो सकता है कि उनकी अनुवांशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। यदि उसकी अनुवांशिक जो वातावरण है वह अच्छा है, लेकिन उसका जो सामाजिक वातावरण उसको अच्छा नहीं मिला, तो उसका विकास रुक जाएगा। को कड़ी सजा देकर सुशासित किया जाए, तो हम यहाँ पे पनिशमेंट की बात नहीं करेंगे। बाधा उत्पन्न होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक होती है, तो बिल्कुल सही है। बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, बातचीत करके एक समस्या समाधान के रूप में, समस्या समाधानकर्ता के रूप में उभर कर आते हैं। तो इसका जो कथन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और तर्क की बात करते हैं तो सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, तो ये भी सही है। बच्चे समाज में रह करके अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क को जोर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तो ये गलत है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ये भी गलत है। सामाजिक संपर्क पर जोर देता है, तो वह हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी सोशियो कल्चरल व्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन हो जाएगा? जिसमें बच्चा खुद की अपनी अभिप्रेरणा के द्वारा बस सीखता है, और उसमें क्या करता है, अपनी आंतरिक जो अभिप्रेरणा के द्वारा सीखेगा, तो रुचि के कारण नया कौशल सीखना, उसमें रुचि है इसीलिए वह सीख रहा है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाह्य अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। सजा से बचने के लिए, ये भी आपका नकारात्मक जो पुनर्बलन है वो हो जाएगा। और माता पिता से प्रशंसा पाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्वयं की रुचि के कारण एक नया कौशल सीखना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुशासित करता है? तनाव नहीं होगा, भारी जिज्ञासा या भारी चिंता नहीं होगी, हीनता भी नहीं होगी। जिज्ञासा आपके अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुशासित करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूरियोसिटी। तो आई होप फ्रेंड्स, सीडीपी के जो हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ये आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद हम मैथ्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ईबीएस के भी करेंगे, और साइंस के भी क्वेश्चन की वीडियोस भी आने वाली हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।